अब अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं जो है फॉरेस्ट एक्ट एंड पॉलिसीज। राजस्थान एशिया की अपनी जो यूनिट 7 है उसमें इन्होंने जो अपने फॉरेस्ट एक्ट और पॉलिसी तो दिए ही गए हैं, उसके साथ साथ जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा बेसिक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके बारे में बात की गई है। इसके साथ में कुछ अदर रिलेटेड एक्ट हैं जो फॉरेस्ट से लिंक है, जैसे कि एनजीटी का एक्ट था 2010 वाला, फॉरेस्ट ड्वेलर यानी कि जो ट्राइबल के राइट है उनसे रिलेटेड था। फिर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एक्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, और जो एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है उसके साथ ग्रीन हाईवे पॉलिसी है वगैरह। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर दे दिया गया है सिलेबस में। और क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये तो सेंटर से रिलेटेड हैं, फिर उन्होंने एक कॉमन सी टैगलाइन डाल दी कि जो राजस्थान है उससे रिलेटेड जो फॉरेस्ट एक्ट्स हैं और जो रूल्स हैं उनको भी डिस्कस करना है। तो ये तो रहा घूम फिर के अपना सिलेबस। अब सिलेबस के साथ यहाँ पर दो बातें और डिस्कस कर लेनी है। एक तो ये है कि ये जो सिलेबस हैं इसमें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर ये होता है। तो पहला तो ये है कि आपके जो पेपर सेटर हैं वो या तो होंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या होंगे फॉरेस्ट एकेडमिक से। तो दोनों ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास किसी भी पर्टिकुलर एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, क्योंकि कोई भी लीगल सिस्टम से डायरेक्ट लिंक नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट है, इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अगर पेपर सेटिंग में कोई डीएफओ वगैरह बैठा है तो उसको नॉलेज होना पॉसिबल है, उसे नॉलेज होगा, लेकिन एकेडमिक्स वाले को इतना होना पॉसिबल नहीं है। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ जाएगा, तो ये दोनों को ही इन सब के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, और ख़ासकर ये जो एक्ट्स हैं इनके साथ एक इशू और है कि इनमें समय टाइम के साथ साथ इनमें अमेंडमेंट होते हैं। तो और अक्सर ये अमेंडमेंट के बारे में कई बार अगर आपने सही से प्रॉपरली गूगल नहीं किया तो ये जानकारी छूट जाती है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सेट किया है या ये पेपर जो सेटर है इन्होंने कोई क्वेश्चन निकाला और वो पॉसिबल है कि वो अमेंडमेंट पे अगर ध्यान नहीं गया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका एक टाइप से तोड़ इन लोगों ने ये निकाला है कि आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो या तो आपसे ये पूछ लेंगे कि जैसे ये फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट है ये कब आया, तो यहाँ पर आंसर अपना आ गया 2006। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये बना लेते हैं कि ये एक्ट कब इनएक्ट हुआ, यानी कि नोटिफाई कब हुआ, कब से ये एक्टिव हुआ। तो ये जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट है, अगर सपोज ये 2006 में ही आ गया होगा, जैसे कि मई 2006 या 2007 की जनवरी में आया, तो जो इनएक्टमेंट की डेट है वो पूछ लेते हैं। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये इसके अंदर जाए। हालांकि यहाँ पर जो अपना डिस्कशन है उनमें तीनों ही चीज़ों को डिस्कस किया गया है। हालांकि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि किसी को भी यहाँ लीगल सिस्टम की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो कोई डीप में नहीं जाएगा आपको। तो ये वजह है। और अगर दोनों ही लोगों की बात की जाए और अगर इन्हें सीधा एकदम पेपर सेट करने की बात कर दी जाए तो इनके पास पेपर सेटिंग के लिए रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। तो घूम फिर के अगर ये आएंगे तो इनके पास एक ही बुक आती है, वो है नेगी की। तो क्योंकि ये ऑथेंटिक सोर्स है और एक ही बुक है तो इसी को रेफ़र किया गया। हालांकि आपके जो नोट्स बने वो इसी पे बेसिकली बने हैं, लेकिन उसमें जो करंट अपडेट है उन्हें यूज किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के इसी बुक को लेना पड़ता है, क्योंकि आपके जो पेपर बनेंगे वो इसी के आसपास जाएंगे। अब यहाँ पर जो अपने एक्ट्स हैं इनमें सबसे पहले तो एक बेसिक हिस्ट्री समझ लेते हैं कि ये जो एक्ट या पॉलिसीज हैं, यानी कि इस टाइप की जो गाइडलाइंस हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो अपन जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो बुद्धा मतलब स्टार्टिंग शुरू करते हैं अपनी जो हड़प्पा है, फिर इसके बाद आर्य आए, आर्यों के बाद बुद्ध भगवान आए। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं कि लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग रूरल एम्पायर की या अर्बन जो अपना एम्पायर है उसकी बात नहीं की जाती। तो जो पहला एम्पायर था स्ट्रॉन्ग वो था अपना ये मौर्यों का, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने इसे खड़ा किया। अब एक बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पे ध्यान दिया। अगर आप लोगों ने एंशिएंट इंडिया का जो पढ़ा है, जैसे आर एस शर्मा की किताब है, उसमें ही अगर एंशिएंट इंडिया को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो मगध है जिसकी स्टार्टिंग में कैपिटल क्या होती है, राजगृह। तो जो मगध जो स्ट्रांग हुआ, मगध ने उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी जो 16 महाजनपद थे उनमें से धीरे धीरे करके सबको नीचे कर दिया और मगध सबसे सुप्रीम हो गया। तो वो कैसे हो गया, उसके पीछे जो रीजन था उसमें एक सबसे बड़ा रीजन जो राजगृह थी उसके आसपास के जंगल थे।
क्योंकि ये जो जंगल थे इन्होंने उन्हें दिया आयरन, इन्होंने उन्हें दिया लकड़ी, इन्होंने उन्हें दिए एलिफेंट। मगध ऐसा पहला एम्पायर था जिसने अपने एलिफेंट को अपनी आर्मी में रिक्रूट किया। तो क्योंकि मगध वालों के पास जो जंगल था एक बहुत बड़ा सोर्स था उनकी पावर का, तो ऑब्वियसली वो जंगल को बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो यहाँ जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये पहले ऐसे रूलर थे यानी कि ऑथेंटिक, जिन्होंने लिखा डॉक्यूमेंटेशन टाइप का, क्योंकि अशोक के डॉक्यूमेंट मिले, उससे पहले किसी ने किया होगा तो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने इस टाइप का एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया कि अगर वो कहीं बाहर चले जाते हैं या वो ख़त्म हो जाते हैं और कोई दूसरा आ जाता है उनकी जगह, मौर्य जो रूलर है, तो जो जंगल है वो उसकी केयर टेकर करता रहा है। तो अपॉइंटेड ए हाई ऑफिशियल टू लुक आफ्टर द फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम। तो ये किसने किया? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये बताने के पीछे एक रीज़न जो था वो यही था कि इस टाइप का आपके जो MCQ वाले नोट्स दिए गए हैं तो उसमें जो पहला है जो इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट है उसी में क्वेश्चन डाल रखा है कि ऐसा कौन सा किंग है जिसने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जो उसके बाद उसको टेक केयर करता रहा है। तो उसमें कौन जाएगा? तो उसमें अपना आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद फिर अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन आता है, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक तो अपना सेंट्रल है, दूसरा है स्टेटों का। तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कैसे चलता है? एक तो अपनी रहती है मिनिस्ट्री के बाद यहाँ एक मिनिस्ट्री की स्ट्रक्चर है। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये जो मिनिस्ट्री है उसकी स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगी। कोई एक मिनिस्टर है, ये जो मिनिस्ट्री है सेंटर की, इस सेंट्रल मिनिस्ट्री के 3 पिलर होते हैं। एक तो होता है अपना जो पॉलिटिकल लीडर, यानी कि ये जो इलेक्टेड हेड कौन होगा? जैसे कि ये मिनिस्टर वो है जो चुनाव से जाता है, ये है इलेक्टेड हेड। इसके साथ यहाँ पर होगा सेक्रेटरी, जो इस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होगा। ये नॉमिनेटेड हेड मीन्स एग्जीक्यूटिव हेड है, लेकिन जो सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी करेगा पॉलिसी और एक्ट से रिलेटेड काम, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखता है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता है वो ये होता है। जैसे कि अगर पुलिस है तो अपन जैसे पुलिस में पढ़ते हैं IG बोलते हैं, जैसे कि अपने स्टेट लेवल पे जो हेड होता है वो IGP होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो भी है। तो इसी टाइप से जो अपना जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें होता है IGF, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, IGF होता है। तो इस टाइप से ये जो मिनिस्ट्री है वो 3 लोगों से मिलकर बनती है। एक मिनिस्टर जो पॉलिटिकल डिसीजन लेगा, ये जो सेक्रेटरी है वो एक टाइप से मिनिस्टर और ये जो एग्जीक्यूटिव है उसके बीच में काम करता है, क्योंकि इसके पास क्या है कि जो ये IGF है ये पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हेड होता है, ये ग्राउंड पे जाके काम करता है। तो इसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये कोई पॉलिसी बनाना है या किसी सपोज फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, इन्हें कहीं काम करना था और इन्हें फंड चाहिए, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास घूमते घूमते पहुँचे और उनसे पैसे मांगने के लिए चले जाएं, तो ये सारे काम ये खुद नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये सेक्रेटरी रखते हैं जो इसके इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट करता है। तो कोई भी मिनिस्ट्री है उसके ये 3 पार्ट होते हैं। अब आपसे जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट है यानी कि जो IGF है वो क्या है, तो वो इंडिया में जो फॉरेस्ट सर्विस है उसका जो हेड होता है वो ये IGF होता है। अब आपसे एक बार कहीं क्वेश्चन आगे मिल जाएगा कि ये जो IGF है यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो भाई हेड क्वार्टर कहाँ होगा? जहाँ मिनिस्ट्री होगी। मिनिस्ट्री कहाँ है? दिल्ली में। तो हेड क्वार्टर IGF का कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। ये तो एक सिंपल सा एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, लेकिन फॉरेस्ट को मैनेज करना केवल ये 3 लोगों के बस की बात नहीं है। इसके लिए क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम होता है तो इसके लिए पूरा बोर्ड की ज़रूरत होती है, जो क्योंकि फॉरेस्ट्री में बहुत सारे ऑर्गन हैं। ऑर्गन कैसे? मतलब विंग मान लो, जैसे वाइल्ड लाइफ अलग है, फॉरेस्ट का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वो अलग है। आजकल क्लाइमेट चेंज वगैरह का इशू है तो उसके लिए अलग से विंग बन रखी है। इंटरनेशनल जो समिट वगैरह हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, उससे रिलेटेड के लिए अलग बॉडी है। तो ये सारे जो इशूज़ हैं इन सबको इकट्ठा बैठना होता है। तो इस टाइप से एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री बनाया गया है। तो बेसिकली जो फॉरेस्ट्री के जो डिसीजन है, मिनिस्ट्री के जो डिसीजन है वो ये सेंट्रल बोर्ड लेता है। सेंट्रल बोर्ड जब पहले देखो, जब देश आज़ाद नहीं था
उस टाइम पर भी था, लेकिन उस टाइम पे इसको जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उसे टॉप कौन था, फॉरेस्ट सर्विस का आईजीएफ, तो यही उसे हेड करता था। बाद में ये 48 में जब ये दोबारा से बनाया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री कि स्टार्टिंग में क्या किया जाए, जब ब्रिटिश चले गए तो फॉरेस्ट्री को कैसे मैनेज किया जाए, तो तब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री का जब गठन किया गया तब भी ये आईजीएफ को ही उसका हेड बना दिया गया। लेकिन बाद में इसको चेंज करके, क्योंकि जब मिनिस्ट्री बन गई तो इसे फॉरेस्ट मिनिस्टर के अंडर कर दिया गया। तो अभी जो आईजीएफ, ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री है, इसका जो चेयरमैन है वो अपना फॉरेस्ट मिनिस्टर होता है, ना कि आईजीएफ। इस बात को याद रखना है। और देश में कब बना था ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री? 1948 में। इस बात को भी याद रखना है। इसके बाद फिर रिलेटेड जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को जो हेल्प करती हैं, जैसे कि आईसीएफआरई है, तो जो मिनिस्ट्री है उसने एजुकेशन रिसर्च का काम है वो आईसीएफआरई को पकड़ा दिया है। एक इनने और काम किया, ये कुछ इस टाइप की जो इंस्टीट्यूट थे, जैसे आईआईएफएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इग्नफा जो आईएफएस की ट्रेनिंग के लिए है। इसके साथ यहाँ पर एक बोर्ड और दिया गया है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको पहले नोट्स में नहीं दिया गया था। ये है नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहाँ इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसे देखते हैं। आप जब आगे पढ़ोगे तब आपकी आएगी फॉरेस्ट पॉलिसी कौन सी, 1988 की। ये पॉलिसी जो है ये एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड वर्क को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। तो अब सेंट्रल लेवल पे एक बात की कमी महसूस की गई कि हमारे पास एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए कि जो एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन वाले जो काम हो रहा है इनको ध्यान दे सके। तो इसलिए फिर 92 में, ये अगस्त याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी डिटेल नहीं आएगी, लेकिन ये 92 याद रखो कि 92 में ये नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया। ये तो रहा अपना जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में जानकारी। और जो अपना स्टेट था वो आपको वैसे भी मालूम है कि पीसीसीएफ से शुरू होता है और नीचे तक चला जाता है। अब जो अपना जैसे क्वेश्चन था, जैसे कि हेड क्वार्टर ऑफ आईजीएफ कहाँ है, तो जैसे मैंने बोला कि मिनिस्ट्री में क्या होगा, एक मिनिस्टर होगा, एक सेक्रेटरी होगा और आईजीएफ होगा, तो 3 से मिलकर बनती है। और मिनिस्ट्री दिल्ली में, तो अपना जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ आएगा, दिल्ली आ जाएगा। अब देख लेते हैं फॉरेस्ट पॉलिसीज़ को। फॉरेस्ट पॉलिसीज में सबसे पहले तो आता है कि इंडिया में ये पॉलिसी जो बनी है इनकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो उसकी स्टार्टिंग होती है कि 75 के समथिंग साउथ इंडिया में अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग 5-6 लाख या 5-6 करोड़ ऐसे कुछ लोग ख़त्म हो गए थे। ये वो टाइम था 1850 से लेकर के ये 19 की स्टार्टिंग तक। ये वो पार्ट था, खासकर ये 1890 तक जो कांग्रेस इस्टेब्लाइज हुई 1885 में, उसके आसपास तक का ये वो पीरियड था जहां अक्सर हर 2-3 साल बाद देश के किसी न किसी हिस्से में अकाल पड़ जाता था। तो ये ब्रिटिश के साथ हमेशा उन्हीं पे उंगली उठाई जाती थी कि ये ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से है। तो क्योंकि आरोप बहुत ज़्यादा लग रहे थे और ब्रिटिश को भी ये समझ में आ गया था कि जब ये 18 मीन्स जो 19th सेंचुरी है, जो 1800 का जो वो सेंचुरी थी, ये जब शुरू होती थी या ब्रिटिश जब आए थे तभी अकाल नहीं पड़ते थे, और आखिरी इतने ज़्यादा अकाल क्यों पड़ रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक उस टाइम पे जर्मन, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट्री है इसमें जर्मनी काफ़ी ज़्यादा जानते थे और एग्रीकल्चर के काम में भी जर्मनी ने बहुत ज़्यादा काम किया था। तो उसी टाइम पे एक जर्मन थे डॉक्टर वोल्कर, इनको इन्होंने 1890 में बुलाया और इनसे बोला कि भाई साहब देख लो, हमारे यहाँ अक्सर अकाल पड़ते रहते हैं और लोग हमें परेशान कर रखा है। ये अकाल देश में क्यों इतने ज़्यादा पड़ने लगे हैं अचानक, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और ख़ासकर अब तो कांग्रेस जैसी संस्थाएं भी बन गई हैं जो पीछे ही पड़ जाती हैं। तो इस टाइप की वजह से इन्होंने ये डॉक्टर वोल्कर को अपॉइंट किया। तो एक तो पूछा जाता है कि ये डॉक्टर वोल्कर को कब अपॉइंट किया गया, तो 1890 में। फिर वोल्कर भाई साहब 3 साल काम करते हैं। वो किसके लिए आए थे, इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन जो है इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। फिर बाद में ये वोल्कर भाई साहब ने 1893 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये बताते हैं कि एक्चुअल में जो इंडियन एग्रीकल्चर है, तो ये एग्रीकल्चर में बहुत पुराने तरीके अभी भी यूज़ कर रहे हैं। और इन तरीक़ों में इनकी सबसे बड़ी बात होती है कि खेतों में फर्टिलिटी, यानी कि उत्पादक क्षमता, उत्पादन था। तो जो उत्पादन है उसके लिए जो नए तत्व या नए मैन्योर जो आते हैं वो इन लोगों के कहाँ से आते थे, जो ऊपर के जो फॉरेस्ट वाले एरिया थे उनसे, क्योंकि फॉरेस्ट की जो सॉइल वो काफ़ी इनरिच थी, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी। तो वहाँ से जो रन ऑफ का जो पानी आता था, पानी जो बह के आता था, वो पानी बरसात के टाइम पे इनके खेतों में जम जाता, मतलब पूरा खेतों पे लेवना सा फिर जाता था। और इस टाइप से इनके खेत जो थे वो काफ़ी फर्टाइल थे।
अब क्योंकि जो ब्रिटिश थे इन्होंने जंगलों को तरह तरीके से काटा है, तो ऊपर से जो फर्टाइल जो पानी के साथ जो फर्टिलिटी आ रही थी वो बंद हो गई, जिसकी वजह से इनके एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो गिर गया है। और सेकंड थिंग, जो वाटर है उसके साथ भी इशू आना शुरू हो गए हैं, खासकर क्योंकि रन ऑफ पहले के कंपेयर में बाढ़ें ज़्यादा आ रही हैं, वाटर ज़्यादा रुक नहीं पा रहा है। तो इसके लिए इन्होंने एक टाइप से ये बोला कि आपको जो फॉरेस्ट है उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। खासकर अभी तक ये जो फॉरेस्ट मैनेज कर रही थी कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो एक टाइप से केवल कॉमर्शियल था कि फॉरेस्ट को किस टाइप से लूटा जाए। अब उसके साथ ही इन्होंने क्या किया कि भाई एक काम करते हैं कि पॉलिसी बनाते हैं, यानी कि पॉलिसी मतलब एक नीति। तो 1894 में फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नहीं है, फॉरेस्ट पॉलिसी, तो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई जाती है 1894 में, जिसका पर्पज़ ये होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट को एक्सप्लॉयट कर रही है वो तो करेगी, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। बस कहीं ना कहीं उस एक्सप्लॉयटेशन में एक जो फॉरेस्ट के जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो सॉइल इरोजन या कंजर्वेशन का जो मुद्दा था वो भी जुड़ गया। तो इस टाइप से देश में पहली फॉरेस्ट पॉलिसी आती है। अब ये जब कंजर्वेशन का मुद्दा आएगा तो ये क्या करेंगे, ये फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में अपन पढ़ेंगे, आखिर उसके सैलेंट फीचर क्या है, मतलब ये फॉरेस्ट पॉलिसी में क्या करेंगे, जंगल के साथ कैसे मैनेज करेंगे। तो कोई भी पॉलिसी अपन पढ़ेंगे उसमें 3 टाइप से पढ़ेंगे कि आखिर एक तो हमें ज़रूरत क्या है, जैसे कि इस पॉलिसी जो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके बारे में अपन ज़रूरत यहाँ पर समझ चुके हैं बैकग्राउंड में। फिर पढ़ेंगे कि आखिर इस पॉलिसी में इनने ये जो समस्याएं थी उनको कैसे हैंडल किया, मतलब इस पॉलिसी में कैसे क्या पॉलिसी है क्या, यानी कि वो समस्याओं को किस टाइप से हैंडल कर रहे हैं। और फिर तीसरा है इसी, क्योंकि कोई भी पॉलिसी हमेशा कंप्लीट नहीं होती है तो उसके साथ कुछ इशू होंगे, जब इशू होंगे तब इसके बाद फिर सेकंड पॉलिसी आएगी। तो इस टाइप से ये जो मुद्दे हैं उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहली अपनी जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो थी 1894 की, किसकी वजह से आई थी, डॉक्टर वोल्कर की वजह से। नीड क्या थी आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखते हैं इसकी पॉलिसी के सैलेंट फीचर, मतलब आखिर जो समस्याएं थी इंडियन एग्रीकल्चर की उनको कैसे हैंडल किया जाए। तो इन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो किया जंगल को डिवाइड करके। इन्होंने बोला कि हम जंगल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला वो जो जंगल के वो एरिया खासकर जो पहाड़ी जैसे एरिया में है, तो इन्हें बोल दिया इन्होंने कि ये वो एरिया के फॉरेस्ट है जिनको हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, फॉरेस्ट हुज प्रिजर्वेशन इज रिक्वायर। क्यों रिक्वायर है, क्योंकि ये बचे रहेंगे तो जो फिजिकल या क्लाइमेटिक ग्राउंड के बेसिस पे इन्हें कर दिया, लेकिन ये बचे रहेंगे तो क्या होगा, उनसे जो पानी आ रहा है, जो फ्लड आ रहा है, वो यहाँ जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको इनरिच करे, जिससे यहाँ नीचे अकाल ना पड़े। सेकंड इशू है कि वहाँ पर क्या है कि अगर ऊपर के फॉरेस्ट काट देंगे तो जो रन ऑफ का वाटर है वो धीरे धीरे ना के एकदम आ जाता है। जब एकदम आ जाता है तो यहाँ नीचे इरोजन भी कर जाता है, मतलब नीचे फार्मर जो है उसको मिलना जुलना कुछ नहीं, ऊपर से सॉइल इरोजन और हो जाता था। तो ऐसा ना हो, तो पहला तो इन्होंने बोला कि प्रिजर्व मतलब फॉरेस्ट जो प्रिजर्वेशन के काम में करें। दूसरा इन्होंने फॉरेस्ट का बनाया फॉरेस्ट फॉर सप्लाई। क्या सप्लाई, जो ब्रिटिश के काम का था, ये जो पेड़ काट रहे थे वो, मतलब जो इनके कॉमर्शियल पर्पज थे, कॉमर्शियल जो टिम्बर एक्सट्रैक्शन थे उसके लिए। तो इन्होंने बोल दिया कि एक तो प्रिजर्वेशन का फॉरेस्ट, दूसरा जो इनकी सप्लाई को कोई दिक्कत ना दे वो। तीसरा माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए, तो ये तीसरा बना दिया माइनर फॉरेस्ट। ये किसकी सप्लाई के लिए, क्योंकि जो यहाँ के जो लोकल थे, यानी कि जो जंगल के वाले लोग हैं या राजा वगैरह हैं, तो इस टाइप के जो लोकल लोग हैं या इंडियंस हैं, इनको देखो टिम्बर तो ये ले ही नहीं सकते क्योंकि वो तो पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल में हो गया। तो वो जहाँ से टिम्बर मिल सकता है वो फॉरेस्ट फॉर सप्लाई कर दिया। ये क्या कलेक्ट कर सकते थे, कोई ब्रांचेज वगैरह, घास फूस है, ब्रांचेज है मतलब फूडर वगैरह है या फ्यूल वुड है, वो कलेक्ट कर सकते थे। तो इससे जो रिलेटेड है उनको बोल दिया गया माइनर फॉरेस्ट के लिए। और चौथा ऐसा एरिया जो इन तीनों चीज़ों को फुलफिल नहीं करता, वो खाली ग्रास लैंड जैसे पड़े हैं, तो उनको बोल दिया पास्चर लैंड, यानी कि ग्रास लैंड जो कि चारागाह थे। तो इस टाइप से अपनी जो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी है वो फॉरेस्ट को 4 टाइप से डिवाइड करती है, मतलब प्रिजर्वेशन, फॉरेस्ट फॉर सप्लाई, माइनर फॉरेस्ट और पास्चर लैंड। इन चारों को ही याद रखना आपको क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने यही फॉरेस्ट को एक दूसरे टाइप से भी क्लासीफाई किया। इन्होंने उसे बनाया क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। ये बिल्कुल वही है जैसे कि अपने क्लास 1 जो अपने यहाँ पर दिए थे,
1 2 3 4, बस वही एक क्लास 1 है। जैसे पहले है किसका, प्रिजर्वेशन के लिए रिक्वायर थे, तो इनके ये जो प्रिजर्वेशन के लिए रिक्वायर थे इन्हीं को उन्होंने बोल दिया क्लास 1 फॉरेस्ट। बस इनका एक पर्पज क्लास 1 का मतलब ऐसे कि ऐसे फॉरेस्ट एरिया जो जैसे कि हालांकि ये हिल वाले पहाड़ी वाले एरिया हैं, जो इस टाइप की जो इरोजन है या जो लो लाइंग एरिया यानी कि जैसे पहाड़ी वाले एरिया है, उनसे जो नीचे के एरिया है जहाँ पर ये फर्टिलिटी थी एग्रीकल्चर को, उसे प्रमोट करते थे, तो इनको इन्होंने बोल दिया क्लास 1। क्लास 2 कौन से, जो इनके लिए प्रोडक्शन से रिलेटेड काम थे, टिम्बर वगैरह दे रहे थे। क्लास 3 कौन से हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे, यानी कि इन्फीरियर क्वालिटी के थे। हालांकि इन्फीरियर क्वालिटी में भी ये देख लेते कि क्या कोई रेलवे स्लीपर वगैरह के लिए बन सकता है, या इनके कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह के लिए सपोर्टिव है। जब वो किसी के काम नहीं है तो मतलब क्लास 3 में अपने माइनर वाले आ जाते हैं, और क्लास 4 में जो है वो आ जाते हैं अपने पास्चर और ग्रासलैंड। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने जो फॉरेस्ट है उसे एक तो क्लास में बांट रखा है, क्लास 1 2 3 4, या फिर उसे इस टाइप से बांट रखा है कि फॉरेस्ट फॉर प्रिजर्वेशन, फॉरेस्ट फॉर सप्लाई, फॉरेस्ट फॉर माइनर और फॉरेस्ट फॉर पास्चर लैंड। तो पहली पॉलिसी में फॉरेस्ट को इस 4 टाइप से डिवाइड किया गया। अब देखो लेके कौन आए थे पॉलिसी, ब्रिटिश। तो इंटरेस्ट किसके थे, ब्रिटिश के। तो आप वहाँ पर ये बोलो कि ये जो पॉलिसीज़ है उसने लोगों की भलाई के लिए बनाई होगी, इन्वायरमेंट के लिए बनाया होगा, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए बनाया होगा, तो ये सब का कोई मतलब ही नहीं है। फॉरेस्ट एजुकेशन बिल्कुल नहीं होगा, कोई सेंस ही नहीं बनता उनके लिए, मतलब जो ब्रिटिश के लिए सुटेबल नहीं है उसे नहीं बनाएंगे। तो इस पॉलिसी पूरी की पूरी एक टाइप से ब्रिटिश की जो वर्क थे या ब्रिटिश को जो सपोर्ट थे उन्हें जो चाहिए था उसी को प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी बनी थी। बस इसमें इंडियंस के लिए एक ही चीज़ थी कि जंगल को थोड़ा हल्का प्रिजर्वेशन वाला काम बच गया, जो क्लास 1 वाले थे, फॉरेस्ट वाले क्लास 1 फॉरेस्ट थे, जिससे कि इनकी फर्टिलिटी उतनी ज़्यादा ना गिरे। बकाया इस पॉलिसी में इंडियंस को कुछ नहीं था, पूरा पूरा ब्रिटिश रिजाइम के लिए था। और एक बात और, ये वो ज़माना था कि जब फूड के लिए फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट कर रहे थे, मतलब जंगल को काट के उसे एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे थे। तो इस पॉलिसी में कहीं इस चीज़ को नहीं बोला गया कि उसे रोकना है, उल्टा इनने पॉलिसी के भी थ्रू उस चीज़ को प्रमोट कराया कि जंगल को काट के उसे लैंड मतलब एग्रीकल्चर के अंडर लेके आओ, जिससे फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो आगे अपनी जो नई पॉलिसी आएगी वो तब आएगी जब देश आज़ाद होगा, क्योंकि तब अपने जो ऑब्जेक्ट हैं वो बदलेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस पॉलिसी से थोड़े जो MCQ उन्हें देख लेते हैं, फिर अपनी अगली पॉलिसी पे चलेंगे। तो इसमें पहला तो ये है कि जो अपनी 1984 की पॉलिसी है भाई, किसकी रिकमेंडेशन से आई, तो अपने कौन है, डॉक्टर वोल्कर। सेकंड क्वेश्चन है कि जो अपनी 1894 की जो पॉलिसीज़ है उसने जो फॉरेस्ट को 4 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है, ये कौन कौन से हैं, जैसे कि एक है प्रिजर्वेशन, कॉमर्शियल, माइनर और पास्चर लैंड। यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि इनके जो क्लासिफिकेशन है वो लगभग एक जैसे लगेंगे, बस उनकी टर्मिनोलॉजी पे ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें ये मैक्रूज फॉरेस्ट है तो मतलब ये निकल गया, टीक फॉरेस्ट है तो ये निकल गया। अब यहाँ पर देखो ये है मेजर फॉरेस्ट, कॉमर्शियल, पास्चर लैंड और प्रिजर्वेशन फॉरेस्ट। तो अब यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मेजर फॉरेस्ट है और सेम थिंग है, बस यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट है और यहाँ पर मेजर, तो इसलिए अपना आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि अपने पास 3 ही चीज़ें हैं, प्रिजर्वेशन, कॉमर्शियल के साथ माइनर और पास्चर लैंड है, ना कि मेजर फॉरेस्ट। 1952 के बारे में वही फिर बात आती है कि एक तो याद रखना है कि एक तो ये 1952 में आई है, दूसरा याद रखना है अगर हार्डली कभी ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन आ गया तो आपसे पूछ लेगा मई में। फिर सेम थिंग वही 3 रहेंगी अपने के, हमें ये नई पॉलिसी की ज़रूरत क्या थी, दूसरा इसके सैलेंट फीचर क्या है, और इस पॉलिसी में फिर ऐसे क्या इशू थे जिनकी वजह से फिर अपनी अगली पॉलिसी आएगी जो अपनी 88 की है वो। पहले तो देखते हैं कि अपनी जो पुरानी पॉलिसी थी वो किसने बनाई थी, ब्रिटिश ने। क्यों बनाई थी, क्योंकि बस उन्हें एक छोटी सी समस्या या बोलो कि एक बड़ी सी समस्या सॉल्व करनी थी, वो थी अपनी एग्रीकल्चर के इशू। तो यहाँ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन या इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी उनको प्रमोट करना है या देश की क्या ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से फॉरेस्ट को मैनेज करना है, ये चीज़ें वहाँ डिस्कस नहीं थी, क्योंकि अब देश आज़ाद हो गया था। तो आपको पता है कि 48 में जो मतलब बोर्ड बना था, फॉरेस्ट बोर्ड, जो सेंट्रल फॉरेस्ट्री का जो बोर्ड बना था 48 में बन गया।
इसके बाद अगले 4 साल लगे इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में। क्यों? क्योंकि अब हमें अपने जो फॉरेस्ट है उन्हें मैनेज करना है देश की ज़रूरत के हिसाब से। तो ये जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनी 52 के, इसको अगर वैसे बोला जाए तो ये सेकेंड फॉरेस्ट पॉलिसी है, लेकिन इसके आगे नाम लिखा हुआ है नेशनल। तो ये फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आता है, आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कौन सी है, तो जो लोग हैं वो सीधे लगा देते हैं 1892 या 1894 जो है अपनी, उसे लगा के चले जाते हैं। तो ध्यान रखना फर्स्ट नेशनल जो है वो 52 वाली है, 1952 वाली है। लेकिन अगर आपसे सीधा जस्ट केवल सिंपल नेशनल ना पूछा जाए और केवल ये पूछा जाए कि फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कौन सी है, तो फिर वो अपनी बॉल करवा ली आ जाएगी। इसकी नीड्स क्या है वो आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं इसके सैलेंट फीचर। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, अपनी ज़रूरतें क्या है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये पॉलिसी क्या करती है कि अपनी जो 6 बेसिक ज़रूरतें हैं उनको ध्यान देती है। पहला तो ये देखते हैं कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, यानी कि जिसकी वजह से पहली पॉलिसी आई थी, उसने अभी तक वो अपनी जो समस्याएं थी उन्हें सॉल्व नहीं कर पाया। उन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। वो है अपनी कि एक टाइप से हम जो अपने फॉरेस्ट लैंड है उसे इस टाइप से मैनेज करना है जिससे कि जो उसकी एक यूज भी हो जाए और उसका मतलब एक्सप्लॉयटेशन जो कर रहा है वो भी हो जाए और उसका कंजर्वेशन भी हो। और ख़ासकर जो अपने रिवर बैंक वगैरह है, हिली टॉप है, तो यहाँ पर जो इरोजन है उन चीज़ को कंजर्व किया जाए। तो इस टाइप से हमने ये फॉरेस्ट पे जो पुरानी पॉलिसी थी उसकी थीम को आगे थोड़ा और बढ़ाया। इसके साथ साथ यहाँ 2-3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट थी। ये वो ज़माना है 52 का जब आपके यहाँ फूड सिक्योरिटी नहीं थी, लोग अकाल आने की चांसेस बनते रहते थे और अगर अकाल आ गया तो लोग मरेंगे। और अब तुम ब्रिटिश पे मतलब इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो कि ये ब्रिटिश देखे गए। क्यों? आप गवर्नमेंट ऑफ मतलब इंडियंस की गवर्नमेंट है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। और फूड का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? खेतों से। और खेतों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहली जो चाहिए वो तो पानी, जो कि आप इस टाइप से इरोजन वगैरह करोगे तो वाटर लेवल बढ़ेगा। दूसरा जो चाहिए वो चाहिए फर्टिलाइज़र। और फर्टिलाइज़र केमिकल तो नहीं दोगे, ये वो ग्रीन रिवॉल्यूशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। जो अपना 1965 के आसपास जो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये वो ज़माना है जब आप एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो। तो कैसे बढ़ाओगे? तो इन्होंने सबसे पहला काम किया कि हम इस टाइप के जो ट्री लैंड है वो स्टार्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे। ये ट्री लैंड और ये जो पास्चर लैंड है इसको प्रमोट किया गया है। इससे क्या होगा, क्योंकि देश जो है, जो लोग हैं वो घर में खाना बनाते हैं और खाना बनाने के लिए वो काफ़ी लंबे टाइम से, सदियों से जो पशुओं का जो गोबर है उसके कंडे को एज ए एनर्जी फ्यूल यूज करते आ रहे हैं। तो इनका पर्पज़ था कि आप खाने में कंडे जो है उनका यूज़ ना करें, तो उसके लिए आ गए ट्री लैंड जिसमें फ्यूल फूड बनाने का, खाना बनाने के काम में आ जाए। दूसरा ग्रास लैंड, जिससे एनिमल का प्रोडक्शन बने, इससे डेयरी को प्रमोट मिले। क्योंकि जो डेयरी है वही एक टाइप से जो किसान है उसे एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है कि अगर एग्रीकल्चर कभी कोलैप्स हो जाए, अकाल पड़ जाए, तो डेयरी के थ्रू वो सर्वाइव कर जाए, उसकी इकोनॉमी सर्वाइव कर जाए। तो एक तो ये यहाँ पर स्टेबलाइज ट्री लैंड इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। दूसरा क्या प्रमोट करते हैं कि ये जो है इस टाइप से एनर्जी फ्यूल को प्रमोट किया जाए, जिससे ये जो गोबर है वो जलाने के काम में ना आकर के वो खेतों में यूज हो जाए। तो इंक्रीज सप्लाई ऑफ ग्रेजिंग एंड स्मॉल वुड फॉर एग्रीकल्चर, जिससे ये जो कैटल डंग है वो मैन्योर की तरह यूज की जा सके। तो फिर इन्होंने इस चीज़ को भी प्रमोट किया। इसके साथ साथ और क्या चाहिए, देश में टिम्बर की ज़रूरत है। अब आपको क्या चाहिए, इंडस्ट्री, जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उनको भी प्रमोट करना है। तो उनके लिए जो टिम्बर की सप्लाई है, सस्टेनेबल टिम्बर सप्लाई, उस पर भी ध्यान दिया गया। और फिर लास्ट अपना जो रेवेन्यू है इसे कैसे छोड़ सकते हैं, तो रेवेन्यू पे भी ध्यान दिया गया। तो इस टाइप से जो नई पॉलिसी बनी उसने 6 टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया। ये 6 टारगेट के बाद अब आप करोगे कैसे, तो सबसे पहले जो अपना काम आता है वो आता है फॉरेस्ट को दोबारा से क्लासिफाई करने का। पहले किसने किया था, ब्रिटिश ने किया था, अब हम खुद करेंगे। लेकिन बात वही रहेगी। पहला क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दूसरा है नेशनल फॉरेस्ट।
तीसरा है विलेज फॉरेस्ट और चौथा है ट्री लैंड। ये ट्री लैंड की जगह पुराने वाले में या ब्रिटिश थे वो पास्चर लैंड करके गए थे, हम लोगों ने कर दिया उसे ट्री लैंड, क्योंकि पास्चर जो है वो तो एनिमल के लिए और ट्री जो लगा दिए वो अपने घर वालों को आग जलाने के लिए, यानी कि फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो इस टाइप से इन्होंने यहाँ ट्री लैंड लेके आए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक तो वो फॉरेस्ट जो प्रोटेक्शन पर्पज के लिए है, ये तो अलग हो गया। इसके बाद इन्होंने प्रोडक्शन के लिए दो टाइप से डिवाइड कर दिया। एक तो वो जो देश की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत किसकी, जैसे डिफेंस की ज़रूरत है, रेलवे की ज़रूरत है, या जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनकी ज़रूरत है। तो इस टाइप से एक नेशनल फॉरेस्ट मतलब जो देश के लिए ज़रूरत है। दूसरा जो गांव है, विलेज है, उनकी ज़रूरत है, उनके लिए है विलेज फॉरेस्ट। और ट्री लैंड मतलब एक अलग ही हो गया। तो इस टाइप से हमने फॉरेस्ट को दोबारा से 4 टाइप में क्लासीफाई किया। तो ये फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है अंग्रेज़ों ने किया और अपनी ये जो 1952 की पॉलिसी है इसमें भी किया। तो ये जो पॉलिसी है, देखो अंग्रेज भले ही चलेगा लेकिन हमारी मेंटलिटी में जो उन लोगों ने छोड़ के गए थे वो अभी भी बनी हुई है। अभी तक हमने ये जो पॉलिसी बनाई है वो कहीं ना कहीं उस टाइप की कंटेम्प्रेरी अपनी जो ज़रूरतें थी, मतलब फॉरेस्ट से जो एक्सप्लॉयटेशन पर्पज़ था वो चीज़ें यहाँ रहीं। बस ये है क्योंकि अब एक्सप्लॉयटेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हुआ और अब एक्सप्लॉयटेशन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ब्रिटिश कर रहे थे। तो इस टाइप के ये 2 क्राइटेरिया आ गए। इसके साथ साथ हमने वहाँ पर इकोलॉजी वाला एक तीसरा पिलर खड़ा किया। ये बोला कि देश में जो फॉरेस्ट है मतलब कितना होना चाहिए देश में फॉरेस्ट। तो उसके टाइम पे इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि देश की जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 1/3% कम से कम देश में कंट्री होना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। तो 1/3 मतलब कितना, 33%। ये 33.3 नहीं है, जस्ट 1/3 बोला है, लेकिन वो 33% का ही डाटा कंसिडर किया जाता है। अब क्योंकि 33% तो इन्होंने बोला कि जो देश की टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 33% होना चाहिए, लेकिन ये 33% ऑब्वियसली हर जगह नहीं हो सकता क्योंकि देश काफ़ी बड़ा है और इसकी टोपोग्राफी अलग अलग है। तो इन्होंने बोला कि जो अपने हिली रीजन्स हैं इनकी जो जियोग्राफिकल एरिया है, क्योंकि हिली रीजन में इरोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बोला हिली रीजन का जो टोटल एरिया है उसका कम से कम 60% एरिया मिनिमम, कम से कम एटलीस्ट 60% एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए। और जो प्लेन्स हैं उनका अराउंड 20% जो एरिया है वो ये फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए। तो देश के जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसमें जैसे अपन डिवाइड कर लेते हैं कि हिली एरिया कितना है और प्लेन एरिया कितना है, तो अगर इस फॉर्मूले को भी हिसाब से चले जाओ तो वो अपना एटलीस्ट 33% पर पहुंच जाता है वो भी। तो इस टाइप से इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दे दिया आपको। एक तो 33% एरिया में अपन को फॉरेस्ट करना है, यानी कि एक ये टारगेट मिल गया। दूसरा आपको ये करना है कि हिली रीजन में 60% और जो प्लेन्स है उसमें 20%। तो ये जो अपनी पहली पॉलिसी थी उसने इस टाइप से आपको 3 टारगेट डिसाइड कर दिए। ये इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने एक टाइप से ये डिसाइड कर दिया कि देश की इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट इतना एरिया फॉरेस्ट का चाहिए ही चाहिए। ये एक्चुअल में फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया की बात नहीं की जा रही आपसे। अब यहाँ पर अपने क्या है कुछ क्वेश्चन निकलेंगे, जैसे कि ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब आई, तो अपनी आ जाएगी 52 में। दूसरा आएगा फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो कब आई। तो ये चीज़ें घूम फिर के आएंगे, लेकिन ऐसे 5-6 क्वेश्चन आएंगे जो आपको MCQ वाले में मिल जाएंगे जो घूम फिर के मतलब इधर उधर की बात करेंगे, लेकिन बात वही आएगी कि कब आएगी 1952 की। फिर जैसे ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर्मुलेट ड्यूरिंग द ईयर चलता रहेगा। अब यहाँ पर अपना ये आ जाएगा एम्फेसिस ऑन फॉरेस्ट एजुकेशन वाज गिवन फर्स्ट टाइम, कि इंडिया में जो फॉरेस्ट एजुकेशन है उस पर पहली बार किसने प्रेशराइज किया, किसने एम्फेसिस दिया। देखो जो ब्रिटिश थे, जो इनकी पहली पॉलिसी आई थी, ब्रिटिश को तो फॉरेस्ट एजुकेशन से कोई लेना देना था नहीं। ये एक्ट है, एक्ट का एजुकेशन से कोई सेंस होता नहीं है। अब अपने पास 2 पॉलिसी आती हैं, तो फॉरेस्ट जो पॉलिसी 1952 है इसने भी फॉरेस्ट एजुकेशन का बोला है, लेकिन इसने किस लेवल पे बोला कि जो हमारे रेंजर वगैरह है या रेंजर या ACF के हैं, तो इस लेवल पे फॉरेस्ट एजुकेशन की ज़रूरत है और उनको ट्रेनिंग या प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो ये ACF रेंजर लेवल पे ही फॉरेस्ट एजुकेशन था। ये एकेडमिक लेवल पे जैसे BSc फॉरेस्ट्री जो कोर्स शुरू कर रहे हैं जो एकेडमिक्स में चल रहा है, इसकी बात नहीं की गई थी। इसी में आप देख लेते हैं अपनी अगली पॉलिसी, वो अपनी 1988 की,
तो जैसा कि पिछली बार की तरह आपको एक तो यही याद रखना है कि अपनी ये पॉलिसी कब आई, वो आई अपनी 1988 में। और दूसरा, अगर कभी हार्डी टिपिकल क्वेश्चन आ गया तो अपना आता है कि ये दिसंबर में आई। पिछली वाली कब आई थी? लगभग मई के आसपास। एक बात और याद रखना कि ये कौन सी पॉलिसी, ये है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो ये कौन सी नेशनल पॉलिसी है? ये है सेकंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अगर पॉलिसी के नाम पे जस्ट केवल फॉरेस्ट पॉलिसी बोला जाए तो ये तीसरे नंबर की है, थर्ड नंबर की है। लेकिन अगर नेशनल की बात की जाए तो ये सेकंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। अगर ज़रूरत की बात की जाए तो पहली पॉलिसी कब आई अपनी, यानी कि फर्स्ट नेशनल पॉलिसी आई थी 1952 में। 52 का वो जब पॉलिसी आई थी उस टाइम पे अपनी सबसे पहली समस्या थी फूड सिक्योरिटी की। लेकिन इसके बाद अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1965 के आसपास। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एक टाइप से हमें फूड में सफिशिएंट बना दिया। तो अब अपनी जो फूड सिक्योरिटी जो सबसे बड़ा इशू था वो समस्या नहीं रही। जो पहली पॉलिसी थी उसमें आपने देखा होगा कि पॉलिसी आने के बाद भी हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट है उन्हें दर तरीके से डिफॉरेस्टेशन किया गया। खासकर आपको मैंने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में बताया होगा कि जब यूपी गवर्नमेंट थी तो उनका एक टाइप से एक फ्रूट बेल्ट बनाने का प्लान था। जो अपना शिवालिक हिल्स है वो कहाँ, ये मसूरी से लेकर के शिमला तक, यानी कि हिमाचल तक। तो इसमें पूरे जो शिवालिक है उसके पूरे फॉरेस्ट को क्लीन करके साफ़ कर दिया जाता है। ये इसी पीरियड में आपने जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उन पर भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। आपने कई बार देखा होगा पुराने ज़माने में कि पहले आदिवासी कब्जा कर लेते थे और बाद में उन ज़मीनों को पट्टा कर दिया गया, मतलब पॉलिटिकली उन पर पट्टा कर कब्जा दे दिया गया उन लोगों को। तो इस टाइप से जो डिफॉरेस्टेशन है वो काफ़ी अच्छा खासा हो रहा था। और अब 88 तक आते आते कुछ नए मुद्दे आ गए थे, जिसमें नए मुद्दे क्या थे? एक तो ये जो ट्राइबल राइट वाला जो मुद्दा था ना, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब अपन को पॉलिसी इस टाइप से बनानी थी कि ये जो ट्राइबल्स हैं उनको थोड़ा कम किया जाए, मतलब उनको थोड़े राइट दिए जाए। दूसरा, ये जो लाल फीताशाही थी फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, जो करप्शन था उसमें भी थोड़ा कम करना था, उसे कंट्रोल में ले आना था। तो उसके लिए क्या करना था? ये जो फॉरेस्ट मीन्स पब्लिक है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, यानी कि जो एसटी वाले हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, इन लोगों को फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना था। तो ये सारी चीज़ें भी आई। इसके साथ साथ अभी नए मुद्दे और क्या आ गए थे अपने पास? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो पिछली जो पॉलिसीज़ थी उन लोगों ने, क्योंकि ये मुद्दे ही नहीं थे, तो उस टाइम की जो फॉर्मूला जिनने फॉर्मुलेशन किया था ये इन पॉलिसी को बनाया था, उन लोगों की जो प्रायोरिटी थी वो फूड सिक्योरिटी थी, ना कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो वो डिफॉरेस्टेशन को भी एक टाइप से उन्होंने कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में प्रमोट कर दिया, लेकिन अब हम नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें अब आ गई। और ख़ासकर इसमें फॉरेस्ट एजुकेशन वाली चीज़ है, यानी कि हम चाहते थे कि आप फॉरेस्ट को स्पेशलिस्ट मैनेज करें, और स्पेशलिस्ट के लिए आप फॉरेस्ट एजुकेशन एकेडमिक लेवल पे, मतलब बीएससी, एमएससी, पीएचडी लेवल पे फॉरेस्ट्री को स्टार्ट करना था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नई फॉरेस्ट पॉलिसी है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये आपको समझ में आ गई होगी एक बेसिक थीम कि हमारी नई नीड्स क्या थी, ज़रूरतें चेंज हुई। और अगर इंडस्ट्री के हिसाब से भी बात की जाए तो पिछले मतलब 52 से लेकर के देश में जो इंडस्ट्री थी, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, बहुत सारा डेवलपमेंट में हुआ। तो जो पुरानी रिक्वायरमेंट थी वो एक टाइप से ख़त्म हो चुकी थी और नई टाइप की ज़रूरतें आ गई थी। तो फॉरेस्ट पॉलिसी को भी उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। अब जब नई फॉरेस्ट पॉलिसी ये आएगी तो इसके सैलेंट फीचर देखेंगे, आखिर ये फीचर करेगी क्या। तो नीड्स को तो अपन ने यहाँ पर बेसिकली डिस्कस कर चुका है कि अपनी जो नई पॉलिसी जो बनी, यानी कि जो ज़रूरतें थी वही तो अपनी ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ये जो अपनी नई पॉलिसी बनी, इसने सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस है जो फॉरेस्ट का जो प्रोडक्शन पर्पज़ था उस पर कम देके उसके प्रोटेक्शन पर्पज़, जैसे कि इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, सॉइल इरोजन को और डेनुडेशन को कंट्रोल करना, तो ये जो फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन पर्पज़ था उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया। और सेकंड, इसने ये ट्राइबल पीपल थे उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उनको मिले, इसलिए इन्होंने ये जेएफएम वगैरह इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया और एक टाइप से उन्हें प्रमोट किया। तो कहने का मतलब है, अगर सिंपल वे में बोला जाए तो जो अपनी नई फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो फॉरेस्ट के प्रोडक्शन से ज़्यादा उसकी प्रोटेक्शन पर्पज, मतलब इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस को ज़्यादा एम्फेसिस किया। अगर अपन रेशियो के हिसाब से बोल रहे हैं मतलब, तो ऐसा समझ लो कि जो अपनी 52 की पॉलिसी थी 1952 की, उसने फॉरेस्ट का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पे अपन इन्होंने लगभग दे दिया
70% के समथिंग, और प्रोटेक्शन जो पर्पज है उसको 3% ही एम्फेसाइज किया। ये 30% से भी थोड़ा कम मान लो, इसे मान लो 20%, और 80% उन्होंने प्रोडक्शन पर्पज पे ध्यान दिया। जो अपनी 1988 की पॉलिसी है, ये लगभग जो नए प्रोडक्शन था, ये क्या प्रोडक्शन, इसको इन्होंने घटा के लगभग 40% तक लेके आ गया, और ये लगभग 60% तक पहुंच गया। लेकिन अपनी जो नई पॉलिसी आ रही 2018 का, ये प्रोडक्शन तो ऑलमोस्ट 10% ही रह जाएगा, और टोटल डिवोशन इसकी प्रोटेक्शन पर्पज है। मतलब 2018 की पॉलिसी एक टाइप से पूरा उलट देगी, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये जो वाटर अपने यहाँ जो कमी होती जा रही है, जैसे राजस्थान के बहुत सारे एरिया हैं जिनमें सूखा आ रहा है, बिहार में कभी फ्लड आ जाता है, कहीं दूसरी जगह सूखा पड़ रहा है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं क्लाइमेट चेंज की, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहे हैं। तो अपनी जो नई पॉलिसी है वो पूरे के पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए है। तो इसने जो प्रोडक्शन पर्पज है वो ऑलमोस्ट एक साइड से टिका दी है, और प्रोडक्शन का पूरा जो भार है वो एग्रो फॉरेस्ट्री को डिनोट कर दिया। हालांकि जो अपनी 88 की पॉलिसी है, इसने इस चीज़ को शुरुआत कर दिया था, लेकिन अब वो आगे बढ़ जाएगी। तो ये पॉलिसी क्या करेगी, यानी कि साइलेंट फीचर क्या होंगे, तो वो तो धीरे धीरे आएंगे। लेकिन बेसिकली क्या है कि इसमें कैसे करोगे, जो टारगेट थे, तो इन्होंने पहला तो चीज़ यही किया था कि जो फॉरेस्ट का पुराना वाला अपना था कि देश का लगभग 33% जो है, 1/3 जो हिस्सा है उसमें फॉरेस्ट होना चाहिए था, वो तो इन्होंने रखा। लेकिन पिछली पॉलिसी यानी कि 52 की पॉलिसी में ये बोला गया था कि हिल्स जो हैं वहाँ पर होना चाहिए 60%, और प्लेन में होना चाहिए 20%। उसको ये क्या कर देते हैं, ये बोलते हैं कि हिल्स में 2/3 होना चाहिए, मतलब 66% कर देती है ये नई पॉलिसी। इसके साथ साथ ही और पॉलिसी क्या करेगी, वो एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ये जो फॉरेस्ट्री है जो फॉरेस्ट के बाहर है, इसको एम्फसाइज करती है, जिससे कि फॉरेस्ट पे जो प्रेशर है उसे कम किया जा सके। जेएफएम को प्रमोट कर देती है। फॉरेस्ट के साथ सबसे स्पेसिफिक ये है कि ये बोलती है, पहले तक अभी तक जो फॉरेस्ट मैनेज कर रहे थे वो ये एक टाइप से आंगनवाड़ी चल रही थी कि भाई जिसको जो करना है फॉरेस्ट में चलो, वो तो मैनेज होता रहेगा। अब ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम ट्राइबल राइट पूरे 15 गाँव हैं तो 15 को बोल देंगे कि भाई आ जाओ रखो। हाँ, फॉरेस्ट को आप उसकी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही परमिट करेंगे। आप गांव वाले यानी कि जो विलेजर्स हैं, फॉरेस्ट के जो ट्राइबल पीपल हैं, वो अपनी मर्जी से कितने भी कैटल नहीं रख सकते। अब वो उनकी एरिया की कैपेसिटी देखी जाएगी। अगर कैरिंग कैपेसिटी इस एरिया की 100 है तो ये विलेजर्स को पूरे को सबको कंबाइंड रूप से 100 एनिमल ही कैटल को रखने दिया जाएगा, उससे ऊपर नहीं रखने दिया जाएगा। ज़्यादा फंडामेंटल राइट वाली चीज़ें नहीं चलेंगी अब। और फिर फॉरेस्ट एजुकेशन और रिसर्च पे अब सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज दिया गया, और इसी वजह से फिर उस टाइम पे जो एकेडमिक में स्टार्ट हुआ, ये बीएससी जो फॉरेस्ट्री है, एमएससी फॉरेस्ट्री है, वो उसके बाद शुरू हो गया। हालांकि ये 1985 में ही सबसे पहले कॉलेजों में स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये पॉलिसी से एक टाइप से बैकअप दे दिया। अब हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे कि कई बार आता है कि जो क्वेश्चन है कि देश में जेएफएम कब स्टार्ट हुआ। तो देखो, जेएफएम के लिए पहले कोई भी बोलता रहेगा कि वेस्ट बंगाल में अरावली हिल्स में आया। अब वो आपको क्यों लगाना पड़ता है कि जब ऑप्शन में कुछ दिया ही नहीं गया है, आपके पास कोई जो क्वेश्चन आया है उसमें कोई दिया ही नहीं है, बस आपको सीधा सीधा अरावली हिल्स दे रखा है, वेस्ट बंगाल दे रखा है, तो उसको क्या करोगे, आपको मजबूरी है वो अरावली हिल्स या वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करना। अब जब आपको मालूम है और उसमें ऑप्शन में इस टाइप की चॉइस दे रखी है कि जेएफएम कब आया देश में, 1990, 1980, 1970 इस टाइप का दे रखा है, तो आपको लगाना है 1990। ऐसा क्यों लगाना है, क्योंकि जेएफएम जो शुरू हुआ वो तो 88 की पॉलिसी में बोला गया, और 88 की पॉलिसी के बाद इस पर 2 साल बाद 1990 में एक पूरा का पूरा एक गाइडलाइन आई, और यही गाइडलाइन थी जिसमें ये बताया गया कि आपको जेएफएम कैसे, जेएफएम की जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कमिटीज़ हैं वो कैसे बनानी है, उस कमिटी में कौन क्या कैसे होगा। तो ये सब 90 में आया। इस वजह से जो ऑथेंटिक आंसर है कि देश में जेएफएम कब स्टार्ट हुआ वो 1990 है, क्योंकि जो अरावली हिल्स वाला है, मैंने शायद जेएफएम वाले में बता दिया होगा कि ये उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब अपना पर्पज है ये जो अपनी पुरानी जो तीनों पॉलिसीज़ हैं इनको कंपैरेटिव स्टडी करना। तो कंपैरेटिव में क्या है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या थे, इनका है वो एग्रीकल्चर को थोड़ा बहुत देखना था, बकाया का टोटल इनके जो इंटरेस्ट थे, जो ब्रिटिश थे उन्हीं के इंटरेस्ट थे।
यहाँ पर हमारे लगभग 50-50 से हमारे बैलेंस यूज कर रहे थे, लेकिन अब हमारे जो कंजर्वेशन वाले जो ऑब्जेक्टिव थे वो डोमिनेंट हो गए हैं इस पॉलिसी में। दूसरा जो डिफरेंस है वो है फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में जहाँ पर इन्होंने पास्चर और माइनर वगैरह कर रखा था, और ये प्रिजर्वेशन और सप्लाई मतलब प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन, और ये माइनर और पास्चर लैंड, यहाँ पर उन्होंने इसकी जगह कर दिया ट्री लैंड, इसकी जगह आ गया विलेज, और प्रोटेक्शन और नेशनल, इस टाइप से 4 प्लान कर दिए। ये जो पॉलिसी 88 है, क्योंकि आप देखो फॉरेस्ट का है वो पूरा काम है वो कंजर्वेशन पे, अब उसका वो ले नहीं देना नहीं है कि विलेज वालों को और इनके लिए अलग अलग करो, तो इसलिए इन्हें क्लासिफिकेशन की इन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इन्हें कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया है यहाँ पर। ट्राइबल पीपल के अगर फॉरेस्ट के मैनेजमेंट से बात की जाए तो इनका तो कोई लेना ही देना नहीं था, ब्रिटिश तो एक टाइप से उन्हें अलग कर दिया था ट्राइबल्स को। इन्होंने थोड़ा बहुत बात की कि भाई ठीक है, ट्राइबल्स जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं कर रहे, तो कोई बात नहीं, उनकी जो राइट्स हैं उन्हें दे दिया गया है। तो इस टाइप से इन्होंने थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा कोई मतलब नहीं था, लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा उस पर एम्फेसाइज किया, जिससे कि ट्राइबल्स जो है वो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनके मैनेजमेंट ही, यानी कि फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ JFM जो है वो इन्वॉल्व स्टार्ट हो गया। देश में ट्री कवर का भी एक मुद्दा आता है, जैसे अपन वो फॉरेस्ट सर्वे वगैरह पढ़ते रहते हो कि आखिर देश में कितने एरिया में फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ये ट्री कवर की जगह लिख लेना फॉरेस्ट कवर, तो देश में कितने एरिया में फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो इनका कहना था कि लगभग 33% जियोग्राफिकल में होना चाहिए, जिसमें 60% था हिल्स में और 20% था प्लेन्स में। जबकि इन्होंने ये तो 33 ही रखा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हिल्स वाला जो रीजन था उसे कर दिया 66%, और प्लेन में तो 22 वाला वो सेम रहा है। इसके साथ अपना जो अगला मुद्दा है जिस पे सबसे ज़्यादा मुद्दा हुआ वो है ग्रेजिंग पे, क्योंकि जो ट्राइबल पीपल है वो रखते हैं कैटल और उन्हें ग्रेजिंग के राइट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं किए गए थे, यहाँ पर तो इन्हें बिल्कुल मन मर्जी से रखा, भाई तुम जितने रख सको कैटल उतने रखो। लेकिन अब बोल दिया गया कि नहीं भाई, तुम अपनी पूरे फंडामेंटल राइट यूज़ नहीं कर सकते, आपको कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही करना पड़ेगा। हालांकि इसको काउंटर करने के लिए जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया है 2006 का, वो थोड़ा एक टाइप से अपनी पॉलिसी के जो एम है उन्हें एक टाइप से कर्टेल कर देता, कम कर देता है। बट क्या बोल सकते हैं, जो भाई आया है तो आया है। सस्टेनेबल ईल्ड का पहले तो इनका कोई मुद्दा ही नहीं था, लेकिन अब अपन सस्टेनेबल ईल्ड पे ध्यान देने लगे और अगली पॉलिसी तो पूरी सस्टेनेबल ईल्ड पे ही है। या एक बोल सकते हो कि जो ड्राफ्ट आया अभी अपना 2018 वाला, वो एक टाइप से ईल्ड को ही उसने साइडलाइन कर दिया, बोला हमारा फॉरेस्ट का पूरा पर्पज ही उसको कंजर्व करना है। अब जो सबसे बड़ा चेंजिबिलिटी आई वो है फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन और फॉरेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में। इनका ये था, इनने कोई बात ही नहीं की, इनने बोला भाई कोई भी आदमी है जो भी पैसा दे सके या जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मनी दे सके वो यहाँ मैनेज में आ जाएगा। पॉलिसी आई जब 52 की आई, देश बना, तो उन्होंने बोला कि हम ठीक है उन्हें ट्रेनिंग कर देंगे, ACF रेंजर को है थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देंगे। इसलिए मैंने बोला था कि इन्हें थोड़ा एक टाइप से एजुकेशन वगैरह दिया जा रहा था। लेकिन अब इन्होंने बोला कि नहीं, फॉरेस्ट को जो मैनेज करेंगे वो प्रोफेशनल करेंगे, और प्रोफेशनल करने के लिए आपको प्रोफेशनल पैदा करने पड़ेंगे, और वो कहाँ से करोगे, फॉरेस्ट एजुकेशन से। तो इसलिए यहाँ पर एकेडमिक्स में फॉरेस्ट्री की इंट्रोड्यूस किया गया और फॉरेस्ट एकेडमिक्स को प्रमोट किया गया। सेकंड, ये जो फॉरेस्ट एजुकेशन था तो वही बात है कि यहाँ पर बहुत ही डिटेल गाइडलाइन है। यहाँ पर जो मैंने बोला था एक पिछली बार, अभी कुछ स्लाइड पहले एक क्वेश्चन आया था कि देश में जो फॉरेस्ट एजुकेशन है वो कहाँ से प्रमोट किया गया, कब प्रमोट किया गया। तो मैंने आपको वहाँ पर डिस्कशन में बताया था पिछली पॉलिसी में 52 की में कि फॉरेस्ट एजुकेशन की जो बात है वो तो 52 के में भी आई, लेकिन वो एक रेंजर कॉलेज तक आई, रेंजर कॉलेज पे। यहाँ यूनिवर्सिटी की बात की गई लेकिन कोई ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया इस बात को। तो यहाँ रेंजर कॉलेज लेवल पे मेनली थी, रेंजर कॉलेज या रेंजर यूनिवर्सिटी, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे थी, लेकिन उसकी डिटेल गाइडलाइन यहाँ से आई है। तो अगर आपसे ये बोला जाता है कि फॉरेस्ट एजुकेशन देश में कब स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं आपकी 52 की पॉलिसी आ जाती है, क्योंकि वो एक्चुअल में एकेडमिक वाली बात नहीं बोली। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि फॉरेस्ट एजुकेशन एकेडमिक्स लेवल पे, जैसे BSc MSc स्टार्ट करना है, तब कहीं आप इस पर बात कर सकते थे। अदरवाइज सीधा जब एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आप सीधे 1952 की पॉलिसी पे चले जाओगे। और ब्रिटिश को तो एजुकेशन से कोई लेना देना है ही नहीं।
ये रहा अपनी नई जो ड्राफ्ट आया उस पर। आपको इसके बारे में क्या याद रखना है कि बस इतना ही है कि कोई एक नया ड्राफ्ट आया है 2018 का, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018। दूसरा, अब इसमें शायद आपके नोट्स में थोड़ा बहुत दे दिया गया होगा, ज़्यादा नहीं है ये पॉलिसी, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम के लिए इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि ड्राफ्ट यानी कि कब आया है, तो 2018 में, ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं सकते इस पर। बेसिक अगर बात की जाए तो इनने अब पूरे प्रोटेक्शन पर ले दिया। तो एक टाइप से जो फॉरेस्ट्री का जो प्रोडक्शन पर्पज है या प्रोडक्शन वाला जो एम था वो लगभग ख़त्म सा हो गया, और पूरा एम्फेसाइज उसके प्रोटेक्शन पे है, क्योंकि जब जंगल बचेंगे तो इकोसिस्टम बचेगा, और इकोसिस्टम बचेंगे तभी इंसान बचेंगे। अब यहाँ पर एक टाइप से इनके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन देख सकते हैं कि एम्फेसिस ऑन फॉरेस्ट एजुकेशन वाज गिवन फर्स्ट टाइम। तो फॉरेस्ट एजुकेशन पे फर्स्ट टाइम एम्फेसिस किसने दिया, तो वही बोले कि कौन सी आएगी अपनी 1952। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज स्टार्टेड इन द ईयर। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, यहाँ पॉलिसी में नेशनल दे दिया। इसने बोला कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी किस साल स्टार्ट हुई, तो अपना सीधा आंसर ढूंढेंगे अपन 1952 को। अब 52 इसमें ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं गया, तो दूसरी पॉलिसी का भाई अपनी 1988 में, तो दूसरा ये अपना ये वाला ऑप्शन मिल गया। इसके बाद यहाँ पर एक है मॉडिफाइड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट किसने दिया। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में ये मॉडिफाइड दे दिया, तो एक टाइप से कन्फ्यूजन होता है कि ये मॉडिफाइड किसने दे दिया। तो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में आपको देखो दो जगह आया। एक तो आया अपनी ये जो 1894 की पॉलिसी थी उसमें प्रिजर्वेशन, सप्लाई, माइनर और पास्चर लैंड। दूसरा आया अपना 1952 की पॉलिसी में, ये चार। इस पॉलिसी में तो अपनी जो 1988 की पॉलिसी है इसमें तो ये आया ही नहीं है, तो ये तो मुद्दा ही नहीं है अपना। और एक ये जो नेशनल कमीशन था उसने, अब देखो इसने जो दिया उसको इसने मॉडिफाइड किया। अब क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है तो इनकी बात होती नहीं है, क्योंकि भाई इनकी तो पॉलिसी ही है। अगर मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो मॉडिफिकेशन कौन, जो अपने करंट में मॉडिफिकेशन है। करंट का कौन सा है, 52 के बाद आया 76 में। तो इस टाइप से अगर आपके पास बात की जाए कि ये मॉडिफाइड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट किसने दिया, तो इसके बाद मॉडिफिकेशन इसने किया और इसके बाद मॉडिफिकेशन इसने किया। ये तो पॉलिसी तो आई नहीं है, पॉलिसी तो 80 में ना आके 88 में आई है। तो लास्ट मॉडिफिकेशन किसने किया, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने। तो इसका आंसर भी अपन यही लगाएंगे, कौन सा, एनसीए, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का भाई 76 में। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ हैं वो तीनों डिस्कस कर ली गई हैं। अब अपनी बचती है राजस्थान की, क्योंकि आपको जैसे अपन फॉरेस्ट एक्ट पढ़ेंगे तो राजस्थान का भी एक्ट देखेंगे, और फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ेंगे तो राजस्थान की जो स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी है उसको देखेंगे। पहला याद रखना है कि अपनी राजस्थान की स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई, तो वो आई 2010 में, इसे स्टार मार लो। दूसरा, इनके टारगेट क्या हैं और उन टारगेट को कैसे फुलफिल। देखो पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी बिल्कुल एक रणनीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है कि आपकी आगे की समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं को आप कैसे पूर्ति करोगे, कैसे कंप्लीट करोगे। तो राजस्थान जो इनकी फॉरेस्ट पॉलिसी है वो बोलते हैं कि जो हमारी कवर है, मतलब स्टेट में जो कवर होना चाहिए, जैसे कि 1952 की पॉलिसी बोलती है कि जो प्लेन एरिया है उनका टोटल जियोग्राफिकल एरिया का लगभग 20% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, यानी कि ग्रीन कवर होना चाहिए। लेकिन ये बोल रहा है कि देखो हमारे यहाँ की जो टोपोग्राफी है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, और बायोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो बोला इसका रिजल्ट ये है कि जो टारगेट है 20% का, वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं, हम बहुत ही कम पे पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ लगभग 7.1% ही है। ये पॉलिसी से का मतलब राजस्थान की पॉलिसी बोलती है कि हमारे यहाँ ये 7.1% ही है, और ये हमारा टारगेट है 20%। तो याद रखो कि राजस्थान की फॉरेस्ट पॉलिसी कितने फॉरेस्ट कवर की बात कर रही है, वो कर रही है कि 20% हमारा टारगेट है और 7% अभी हमारे पास है, हमें इसे 20 पर लेके जाना है। ऊपर से ये भी बोल देते हैं कि पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया जो राजस्थान के हिसाब से है, राजस्थान का है वो है 0.06 पर हेक्टर, मतलब एक बंदे के ऊपर राजस्थान में 0.06 हेक्टर की ज़मीन है। अब आपके पास है 7.1%, आपको ले जाना है 20%, तो आप कैसे करोगे। तो फिर उसके लिए ये अपनी स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति बताते हैं। रणनीति कैसे बताएंगे, इनका सबसे पहला तो ये है कि आपके पास जितने भी फॉरेस्ट एरिया हैं जो ऑलरेडी हैं, तो इनके यहाँ क्या इंक्रोचमेंट की समस्या है। तो ये बोलेंगे कि हम उसके जो बाउंड्री पिलर हैं उन्हें खड़ा करेंगे,
मतलब आपकी जो फॉरेस्ट एरिया है उनके सराउंडिंग में बाउंड्री जो पिलर हैं उन्हें खड़ा करेंगे, जिससे ये इंक्रोचमेंट वाली जो समस्या है उन्हें ख़त्म किया जा सके। इसके बाद ये और क्या बोल रहा है, क्योंकि जो एरिया है रूरल एरिया है वहाँ पर बहुत सारी ज़मीन ऐसी होती है जो खाली पड़ी होती है, मतलब जिसे बोलते हैं पड़ती पड़ी हुई है, और जिसे लोग क्या है दबा लेके अपने खेतों में जोड़ लेते हैं। तो इनका कहना है कि इस टाइप की जो पड़ती पड़ी हुई है, और दूसरा जो वेस्ट लैंड है, मतलब ऐसी जगह है चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट जिस पर खेती नहीं की जा रही, वो बर्बाद हो रखी है, वेस्ट लैंड है जिस पर खेती करना पॉसिबल नहीं है, खाली ज़मीन पड़ी हुई है। तो इस टाइप की जो ज़मीन है उस पर हम क्या करेंगे, मतलब एफोरेस्टेशन वगैरह करेंगे। और कितना करना है, इनका टारगेट है कि हमें लगभग 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिस पे एफोरेस्टेशन करना है। अगर हमने ये एफोरेस्टेशन कर दिया तो जो हमारा टारगेट था 20% का, उसे हम अचीव कर लेंगे। अब इसको और कैसे अचीव किया जा सकता है, जैसे बोला कि एक तो वेस्टलैंड, तो वेस्टलैंड जो भी हो, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, दोनों पे ही या धीरे धीरे अपने एक्विजिशन, जैसे लैंड एक्विजिशन है उसके थ्रू करेंगे और इस पर एफोरेस्टेशन एक्टिविटीज़ के थ्रू ये कर लेंगे। लेकिन इसके साथ क्या होगा कि बहुत सारा ऐसा एरिया होगा, जैसे मैंने बोला, जो पड़ती पड़ी है, मतलब वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है लेकिन लोगों की जो खेत हैं उनके बीच में कहीं छोटी मोटी जगह पड़ी हुई है। तो ये क्या करेंगे, बोले कि ऐसी जो ज़मीन जो पड़ती हुई है, तो ये जो खेत होते हैं इनका क्या होता है, खसरा नंबर, खसरा खतौनी आप लोगों ने कहीं सुना होगा जो ग्रामीण एरिया से हैं। तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है उसमें वो खसरा होता है, जिसमें हर आदमी का जो खेत होता है उसका एक नंबर होता है। तो इनने कहा कि देखो वो खसरा नंबर में खेत का तो रिकॉर्ड होता है लेकिन जो पड़ती ज़मीन है उसका सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं है। तो ये क्या करेंगे कि फॉरेस्ट एरिया का जो रिकॉर्ड है और जो खसरा यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड है, इन दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे, जिससे गवर्नमेंट को सही से आइडिया मिल जाए कि कहाँ पर कितनी ज़मीन है वो खाली पड़ी हुई है। तो उस हिसाब से ये एडजस्ट कर लेंगे और फिर वो वहाँ पर एफोरेस्टेशन वर्क वगैरह किया जाए। और इसके लिए और आगे क्या करेंगे, ये बजटरी प्रोविज़न, मतलब उसके लिए फंडिंग वगैरह का काम करेंगे। और ये जो लाइन है, जैसे वाटर लॉग एरिया, बहुत सारे राजस्थान के कुछ ऐसे एरिया हो सकते हैं जहाँ पानी की समस्या है, मतलब वाटर लॉगिंग हो रही है। तो वहाँ पर क्या करेंगे कि ऐसे प्लांट जो वाटर लॉगिंग एरिया में उग जाते हैं, जैसे कि अर्जुन का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, सफ़ेदा का पेड़ है, जो वाटर लॉगिंग एरिया में उगते हैं, उनको ये ट्रांसप्लांट करेंगे।